गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग वर्ल्ड फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास को, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। और क्लास में बढ़ने से पहले सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो बढ़ते हैं अब क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। आज जो कि 24 अक्टूबर है तो विजयदशमी तो है ही, इसके साथ ही साथ आज यूनाइटेड नेशंस डे भी है, यानी 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे, जिसका अगर बोला जाए कि यह नाम जो है संयुक्त राष्ट्र, यह नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यह नाम दिया गया था। और इसका जो यूज़ किया गया है वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यानी 1942 में इसको यूज़ किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए यूएन की, तो यूएन का गठन 1945 में हुआ था एंड इसमें 193 जो है इसके सदस्य देश है। और लास्ट अगर पूछा जाए कि इसका 193rd जो सदस्य देश कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि साउथ सूडान, जो 2011 में इसका जो सदस्य बना है। नौ और बात की जाए यूएन के महासचिव की, तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है, एंटोनियो गुटेरेस। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं आज के इंफॉर्मेशन की तरफ, आज के न्यूज की तरफ। दक्षिण कोरिया ने जापान और अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त एक हवाई अभ्यास किया और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास किया गया है, फर्स्ट टाइम हुआ है। ओके, इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लियर आपको इमेज शो हो रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। संयुक्त हवाई अभ्यास जो है तीनों देशों के बीच इस तरह का, ये क्या है? पहला संयुक्त अभ्यास है, ये ध्यान रखना है, पहला सहयोग है इस तरह का जो किया गया है। किसके किसके बीच में है? दक्षिण कोरिया है, जापान है और अमेरिका है। नाउ उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, दक्षिण कोरिया को हमेशा ये क्या रहता है, एक डर बना रहता है उत्तर कोरिया का। तो उत्तर कोरिया से उत्पन्न खतरे के खिलाफ दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया क्षमताओं का क्या करना है? विस्तार करना था, ये उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरे के खिलाफ। नाउ अमेरिकी, अब इसमें भाग किसने किया है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट किसके साथ चल रहा है? अमेरिका के साथ चल रहा है। तो अमेरिका की तरफ से कौन है? B-52 बम वर्षक ने अभ्यास में भाग लिया है। यह एक सबसोनिक गति से उड़ता है। इवन इसकी अगर बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक की, स्पेशलाइजेशन की, तो बिना ईंधन भरे ये 8800 मील से भी अधिक की यात्रा कर सकता है, फर्स्ट थिंग। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंच भी सकता है। तो ये इसकी एक स्पेशलाइजेशन फीचर हो गई, विशेषता हो गई। अब त्रिपक्षीय अभ्यास जो है कहाँ किया जा रहा है, तो कोरियाई प्रायद्वीप के यह दक्षिण में हुआ है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 22 अक्टूबर को भी साइलेंट शार्क इस नाम से एक संयुक्त पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी आयोजित किया गया था। नाम क्या था? संयुक्त शार्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। कौन सा है? उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। उधमपुर सेना कमांडरों के सम्मेलन में सेना प्रमुख कौन थे? मनोज पांडे, इनके द्वारा, ओके, मनोज पांडे के द्वारा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है। अब देहरादून जो मिलिट्री स्टेशन है उसको अगर बोला जाए तो कौन सा दिया गया है? दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। दूसरा किसको? देहरादून मिलिट्री स्टेशन को। एंड बीकानेर जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड में है, तो बीकानेर को जो दिया गया है वो आपका सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। ओके, और सेना कमांडरों का सम्मेलन जो है ये कब से कब था? सेना कमांडरों का सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। और दिया किसके द्वारा गया है? तो सेना कमांडरों के जो प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, उनके द्वारा यह पुरस्कार का वितरण किया गया है। गॉट माय पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। सीएम योगी ने 22 अक्टूबर को कहा? गोंडा में किसका उद्घाटन किया? इन्होंने पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। आखिर ये मिशन शक्ति कैफे है क्या? हम लोगों ने CCD का नाम सुना है, कैफे कॉफी डे सुने हैं, लेकिन ये मिशन शक्ति कैफे क्या है? तो मिशन शक्ति का मैंने हमेशा कहा था कि जहां मिशन शक्ति आए सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा नाम आना चाहिए? तो सबसे पहले नाम आना चाहिए महिलाओं का, लड़कियों से संबंधित, है ना। तो इसका संचालन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? स्वयं सहायता यानी SHG,
सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को सशक्त बनाना। ओके, और जो छात्र होते हैं, जो छात्राओं को ओके पौष्टिक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। ओके, छात्रों को क्या करना है, पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। अब इस मिशन की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है, तो सरकारी सहायता प्राप्त आपका कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से जो है इसकी शुरुआत की गई है। चूंकि क्या बोला गया, मिशन शक्ति कैफे, इसकी शुरुआत कॉलेज से की गई है, लेकिन इसका संचालन जो कहाँ कहाँ किया जाएगा, स्कूल कॉलेज दोनों जगह में मिशन शक्ति कैफे की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले, क्योंकि इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसमें जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो महिलाएं होंगी उनको कौन सा सम्मान दिया जाएगा, नव देवी सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। और इसे पुलिस, उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वयं सहायता समूह जैसे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के लिए क्या किया गया है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। लड़कियों को पोषण, लड़कियों को यहाँ पे क्या दिया गया है, पोषण पोटली और स्वच्छता किट। इसके अलावा 11,000 लड़कियों के लिए क्या है, कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। कन्या भोज का कितने हजार, तो 11,000 लड़कियों के लिए कन्या भोज का आयोजन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है मिशन शक्ति कैफे अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रिसेंटली न्यूज में था, मैंने आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताया कि मिशन शक्ति का जो 4th एडिशन है उसका आरंभ किया गया था। 4th एडिशन का अभी क्या है, ये मिशन शक्ति कैफे है। मैंने प्रीवियस न्यूज में क्या बताया है, मिशन जो आपका है एक वो सारथी, मिशन सारथी जो था, महिला सारथी वाला मिशन, महिला सारथी, उसमें क्या है, तो चालक और यानी जो महिलाएं हैं अब वो क्या करेंगी, वो जो 51 बसें जो गिफ्ट की जा रही है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसका चालक और परिचालक कौन होगा, तो वो महिलाएं ही होंगी। तो ये बहुत सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। महान मैनचेस्टर यानी यूनाइटेड और इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे, सर बॉबी चार्लट का निधन हो गया। यूनाइटेड और इंग्लैंड के क्या थे, ये फुटबॉल खिलाड़ी। तो ध्यान रखना है कि ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इनका संबंध किससे है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ऐसा कुछ दे देगा, तो ये ध्यान रखना है ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है, सर बॉबी चार्लटन। ओके, इनका निधन हो गया है। चलिए, और ये अपने शक्तिशाली शूटिंग और इन्होंने 20 साल के पूरे अगर बात की जाए कैरियर में, तो इन्होंने 3 लीग खिताब जीतने के लिए भी जाने जाते हैं। 96 में जो 1966 में जो आपका विश्व कप हुआ था, उसे जीतने वाली इंग्लैंड टीम का भी अभिन्न हिस्सा थे। ओके, बस दैट्स इनफ, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, शुभमन गिल, वनडे क्रिकेट जो खेला जाता है उसमें सबसे तेज यानी 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने, रन बनाने वाले क्या बल्लेबाज बन गए, इसका रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। और इन्होंने अगर अपना रिकॉर्ड तो बनाया, तो रिकॉर्ड तोड़ा किसका है, तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर कौन है, तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है आपके हाशिम अमला। हाशिम अमला, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। हाशिम अमला का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा, क्योंकि इनका क्या है, इन्होंने 40 पारियों में 2000 रन का इनका स्कोर रहा। अगर बात की जाए हाशिम अमला की, इनका कितना था, हाशिम अमला का 40 पारियों में रहा है। और अगर बात की जाए शुभमन गिल का, तो 38 पारियों में इन्होंने कितना कर दिया था, 2000 रन इनका हो गया। तो उनका रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। ओके, साउथ अफ्रीका कहाँ कहेंगे, साउथ अफ्रीका का, इसको ध्यान रखेगा। इन्होंने वनडे में सिर्फ 38 पारियों में 2000 रन इन्होंने बनाए, शुभमन गिल ने, ये ध्यान रखेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। और हाशिम अमला की उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की थी वो 40 पारियों में थी। इसके अलावा शुभमन गिल के नाम और भी रिकॉर्ड है, जैसे 37 वनडे मैचों में 6 शतक और 10 अर्धशतक भी है। वो सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ थे, ये ध्यान रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है ना सितंबर मंथ का। जैसे सपोज अभी कोई एग्जाम आपको देना है, तो इस वहां पे पूछ सकता है कि सितंबर मंथ का किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, शुभमन गिल को। ओके, वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने क्या किया था, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया था। और उनको ये उपलब्धि भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही जो उन्होंने मैच लड़ा उसी में मिली है, ये उपलब्धि ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री कौन है, नितिन गडकरी ने अटारी बाघा सीमा बॉर्डर, ओके, कहां पर है अटारी बाघा सीमा बॉर्डर, आप जाएंगे पंजाब, वहां के अमृतसर में क्या है, अमृतसर में पड़ता है अटारी बाघा बॉर्डर। तो वहां पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। एक्चुअली क्या है ना, बॉर्डर पे है, तो होता क्या है, जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं इमेज, जस्ट लाइक आपको ये बाघा बॉर्डर
बाघा बॉर्डर का इमेज है और ऐसे ही है भी, राउंड शेप में है। मैं खुद वहाँ, मुझे जाने का संयोग से एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिला था, मैं घूम के आई हूँ। काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा आप जब जाएंगे उस बॉर्डर पे। एक हिंदुस्तानी होने का जो फीलिंग आता है वहाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप ये देख रहे हैं इंडिया का फ्लैग है यहाँ, तो इनके सामने जो आप इमेज देख रहे हैं, इनके सामने क्या होता है ना, इंडिया का भी फ्लैग होता है जो कि बॉर्डर पे है, और सामने से क्या होता है, मतलब पाकिस्तान वालों का भी फ्लैग होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के गेट आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो करते क्या है कि लोग जब देखें कि अच्छा भारत का अगर फ्लैग इतना बड़ा है, तो पाकिस्तान वाले भी उससे और थोड़ा सा ऊंचा फ्लैग लगवा देते हैं। ये कुछ यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक कंपटीशन चलता है। तो वर्तमान में अभी 418 फीट का जो राष्ट्र ध्वज जो है वो लगाया गया, और यह देश का सबसे ऊंचा झंडा है। पहले कितना था, 360 फुट था। ये पहले 360 फुट का झंडा था। यह झंडा मार्च 2017 में लगाया गया था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने, मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान ने क्या किया, वो 360 का था तो पाकिस्तान ने यहाँ पे 400 फीट का लगा दिया। तो भारत ने क्या किया, अभी 418 फीट का लगा दिया। तो इस तरह से ये जो इनका कंपटीशन चलते रहता है पंजाब में। इसके अलावा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि पंजाब के अमृतसर की हम लोगों ने बात किया है, तो पंजाब में करीब 29,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड और आर्थिक जो है गलियारे बनाए जा रहे हैं। ओके, एंड 669 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड। कटरा यानी जम्मू कश्मीर। जब आप वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं तो कटरा में ही उतर करके फिर आप चढ़ाई शुरू करते हैं। कटरा में ही उतरने के बाद कटरा ही जो आपका मेन जो ट्रेन बस वगैरह जाती है वहीं तक जाती है। उसके बाद आपको वॉक करके ऊपर दर्शन करने होते हैं। तो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो कि बजट कितना है, तो 40,000 करोड़ का यह बजट की लागत से बनाया जा रहा है। 40,000 करोड़ का बजट, और कितने किलोमीटर है, 669 किलोमीटर। इसके बनने से दिल्ली से कटरा के बीच की जो दूरी है वो कितनी कम हो जाएगी, करीब 58 किलोमीटर की यह कम हो जाएगी। यह एक्सप्रेस वे हरियाणा में, क्योंकि किसको किसको कवर करेगा, हरियाणा में 137 किलोमीटर होगा। पंजाब में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 399 किलोमीटर यानी अप्रॉक्स 400 किलोमीटर मान के चले, और इसमें से 120 किलोमीटर में काम अभी चल रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव एक जिले रैक में शुरू, इसमें एंथोरियम महोत्सव, एक मिनट इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है। मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव ओके, मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव जो है वो शुरुआत की गई है। सीधा सा बस ये ध्यान रखना है कि एंथोरियम महोत्सव का संबंध किससे है, तो मिजोरम से है। मिजोरम से देख लेते हैं क्या है। एंथोरियम महोत्सव जो है मिजो लोगों की, जो मिजो लोग होते हैं उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रदर्शन करने का एक मंच है। मिजोरम एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की जो सीट है कितनी है, बोला जाता है ना विधानसभा में लोएस्ट कितनी होनी चाहिए, 40, तो 40 सीट है यहाँ पे 40 सीट है। और यह त्योहार 2006 से मनाया जा रहा है। ओके, हर साल रैक में स्थित टूरिस्ट रिजॉर्ट रैक में यह आयोजित किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। केंद्रीय मंत्री कौन है, राजीव चंद्रशेखर ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए, कौशल विकास प्रशिक्षण यानी क्या हो गया आपका, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए हॉटलैंड त्रिपुरा परियोजना को शुरू की है। हॉटलैंड त्रिपुरा परियोजना देख लेते हैं क्या है आखिर हॉटलैंड त्रिपुरा परियोजना जो है डिलाइट इंडिया, किसके किसके बीच में है यह, डिलाइट इंडिया और अगरतला में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी में शुरू की गई है हॉटलैंड परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, जो कि निवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा और नौकरियां पैदा करेगा। तो किसके किसके साथ है, ध्यान रखिएगा, डिलाइट इंडिया और अगरतला में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ। सरकार त्रिपुरा को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना चाहती है। ओके, ताकि भविष्य में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं और राज्य में अवसर पैदा करें। डिलाइट जो है जून 2024 तक, कब तक, यह जून 2024 तक त्रिपुरा में 350 नौकरियां पैदा करेगा। 350 नौकरियां जो है प्रदान करेगा। लगभग 10,000 लोगों को आईटी क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी। तो बहुत अच्छा एक किया गया है ना केंद्रीय मंत्री के द्वारा। तो हॉटलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, हॉटलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट किससे है,
तो इसका संबंध है युवाओं को कौशल। अभी बहुत सारे स्टेट में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, ताकि क्या है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है, अपना एक स्किल डेवलपमेंट करें, रोजगार के अवसर इनसे काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा अभी की जा रही है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि कहाँ के कौन से प्रोजेक्ट है जो कि आपके इससे संबंधित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए आरबीआई द्वारा एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है। कॉल मनी मार्केट आखिर ये होता क्या है? कॉल मनी मार्केट, तो इस मार्केट यह वह जगह है जहां बैंक जो है बाजार निर्धारित दरों पर एक दिन के लिए हो या एक दिन के लिए ही होता है, एक दूसरे से या तो पैसा लेती है, उधार लेती है, उधार देती है, ठीक है। और इस कॉल मनी मार्केट को किसके द्वारा? तो सेंट्रल, ध्यान रखिएगा इसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का थोक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट कार्यक्रम को जो है 9 बैंकों के द्वारा, जैसे आप देखेंगे के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। 9 बैंक, और कौन कौन से उसमें शामिल है? एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईसी, ये आईसीआईसी होगा, ओके, आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा कोटक महिंद्रा हो गया, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एचएसबीसी, ये सब इसमें शामिल है। ओके, ध्यान रखिएगा कि कॉल मनी मार्केट बोला किसको जाता है? जहां बैंक जो है निर्धारित दरों पर, जो बैंक जो रेट चल रहा है, निर्धारित जो रेट है उसके अकॉर्डिंग एक दिन के लिए एक दूसरे से उधार लेते हैं या पैसा उधार देते हैं। और इसका संचालन जो है किसके? 9 बैंक के द्वारा, जिस 9 बैंक में 4 जो हैं आपके सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, बाकी 5 आपके निजी क्षेत्र के हैं, ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 2024 में भारत हैदराबाद ई प्रिक्स के रूप में फॉर्मूला ई की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 2024 में। नाउ हैदराबाद ई प्रिक्स फॉर्मूला जो है ई रेस का यह दूसरा संस्करण है जो कि 2024 में भारत वापस आएगा। कब किया जाएगा? 10 फरवरी को किया जाएगा। ओके, और 2024 ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन जो है 11 शहरों में 16 राउंड होंगे। फरवरी 2023 में भारत में पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में हुई थी, यानी ये दूसरा है। पहला कब हुआ था? फरवरी में हुआ था। दूसरा कहाँ हो रहा है? तो हैदराबाद में हो रहा है। पहला कहाँ हुआ था? पहला भी हैदराबाद में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद ने समावेशी कार्यक्रम के लिए क्या किया है? जॉब कोच के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, किसके लिए? तो ये दिव्यांगों के लिए, ध्यान रखना है। यह जो समझौता है कहाँ किया गया है? मानेसर, गुरुग्राम, IICA परिसर में हस्ताक्षर किया गया है। IICA के स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के जो प्रमुख हैं वो कौन है? डॉक्टर गरिमा ददीच। और HCPWD इसके CEO कौन है? डॉक्टर श्री रविंद्र सिंह। इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये है IICA। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या करना है? दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए कौशल परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 86 के तहत पंजीकृत है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में यह काम करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी IICA कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास का समर्थन के लिए एक थिंक टैंक और उत्कृष्ट तक केंद्र है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो पहला संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। यह 2 दिवसीय जो उत्सव था, क्योंकि बोला क्या गया है सैन्य विरासत है, तो इसके माध्यम से बातचीत, कला, नृत्य, नाटक, स्टोरी टेलिंग और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को भी लॉन्च किया है। यह क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव है क्या? तो भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सहयोगी परियोजना है उद्भव। ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। REC लिमिटेड को, REC लिमिटेड यानी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड, REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में क्या दिया गया है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जोखिम प्रबंधन में।
ओके। अब बात की जाती है REC, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है 1991 से आरंभ किया गया है। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत मेटा को नोटिस जारी किया है। मेटा जिसको पूर्व में फेसबुक के नाम से जानते थे, और इसके साथ ही साथ इसने मेटा के साथ साथ और किसको दिया है, टिकटॉक को, टिकटॉक इसको भी इसने नोटिस जारी किया है, टिकटॉक को भी, जो कि भारत में बैंड हो चुका है। बात आती है यूरोपीय आयोग की, तो यूरोपीय आयोग जिसकी अगर बोला जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसके अलावा इसकी अध्यक्ष कौन है यूरोपीय आयोग की, उर्सुला वैन। और यूरोपीय संघ का अगर बोला जाए तो कौन है, चार्ल्स मिशेल। ओके, इन्होंने क्या किया है, मेटा को और टिकटॉक को दोनों को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्या समीक्षा एक सॉफ्टवेयर है, सागर से सारांश विकसित किया गया है। सागर से सारांश का मतलब होता है, सागर बहुत बड़ा हो गया और सारांश का मतलब होता है कंक्लूजन, छोटा सा रूप देना। तो कहने का मतलब ये है, इस वर्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझे कि पूरी शिक्षा को जो करके डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और उसके माध्यम से जो एक सॉफ्टवेयर है विद्या समीक्षा करना उसका, है ना, समीक्षा किया जाएगा। जैसे कितने स्कूलों का वर्तमान में किया जा रहा है कि 28 लाख स्कूल है और उसमें करीब 3 लाख टीचर्स होंगे और 3 करोड़ करीब स्टूडेंट्सों का जो है डाटा पूरा तैयार किया जाएगा कि यहाँ पर देखा जाएगा कि स्कूल की स्थिति क्या है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, स्टूडेंट कैसे चल रहा है। तो ओवरऑल एक क्या करना है, विद्या की, एजुकेशन की समीक्षा करने के लिए सागर क्या हो गया। अब 28 लाख अगर स्कूल हैं तो वो सागर ही तो है। 3 लाख अगर 28,000 स्कूल है और 3 लाख उसमें दिया गया है टीचर्स हैं, 3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, तो ये सागर ही तो है, इतना बड़ा डाटा अभी वर्तमान में। तो सागर से सारांश तक, यानी एक हम बड़े अमाउंट से बड़े स्कूल का जो लेवल जान करके उसकी कंक्लूजन निकालेंगे कि वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, क्या किया जा सकता है, उसकी समीक्षा की जाएगी। ओके, नाउ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने यानी UNWTO ने गुजरात के कच्छ जिले के ढोडे गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। अब बात आती है, ये तो UNWTO के द्वारा किया गया है, लेकिन हमारे भारत सरकार के द्वारा किसको किया गया है, भारत सरकार के द्वारा किसको सर्वश्रेष्ठ, तो पंजाब का कौन सा गांव है, पंजाब के गांव को भारत सरकार के द्वारा किसको किया गया है, तो पंजाब के गांव को बेस्ट गांव माना गया है ना भारत सरकार के द्वारा। चलिए मैं यहाँ पे लिख दूं या लाइए लिख देती हूँ मैं, है ना। एक गुजरात तो है ही, लेकिन इसमें यहाँ पे एक याद रखिएगा, पंजाब का कहाँ लिखूं इसका, 1 मिनट रुके, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। पंजाब का कौन सा है, नवा पिंड सरदारा, ये है कहां पर, गुरदासपुर जिले में। ओके, यहाँ पे पंजाब का नवापिंड सरदारा, इस गांव को क्या किया गया है, इस गांव को एक्चुअली ये है UNWTO के द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बोला गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे और इसका आंसर गलत करके आएंगे। आप लोग क्लियर रहें, UNWTO के द्वारा है और ये है भारत सरकार की तरफ से पंजाब के नवापांड सरदारा को सर्वश्रेष्ठ गांव माना गया है। ओके, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। अब यहाँ पर बात आती है, एक्चुअली यहाँ पे 5 बहनों का रोल है। जो स्टोरी ऐसी है कि 5 बहनों ने 2 पैतृक जो इनका क्या बोल सकते हैं पैतृक आवास है, उसका इन्होंने संरक्षण का बीड़ा उठा लिया है। ओके, 5 बहनों के द्वारा। और जो 2 पैतृक आवास है, एक का नाम दिया है कोठी। नाम क्या है उस 2 पैतृक आवास का, कोठी, एक का नाम है कोठी और दूसरा है पीपल हवेली लिख सकते हैं, पीपल हवेली लिख दे, पीपल हवेली। ओके, इस नाम से 2 पैतृक क्या है, ये आवास है जिसका संरक्षण का बीड़ा इनके द्वारा उठाया गया। यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, स्टे करेंगे, तो इस प्रकार से इसलिए। और पंजाब के CM कौन है, भगवंत मान। नाउ प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जिसकी करीब 164 इसकी हाइट है, 75 यानी इसमें जो आपका
बोला जाए तो इसमें बराक वराक के बहुत सारे फीचर्स जो है इसमें शामिल है। कहने का मतलब ये है सरफेस टू एयर, पानी के अंदर भी रह करके युद्ध कर सकता है, पनडुब्बी टाइप का इस तरह से है। सरकार का लक्ष्य 2024 में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दे दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कब? 21 अक्टूबर को। दिल्ली सरकार की ओर से औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान जो है शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के कौन से? दिल्ली सरकार की ओर से औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान, जो कि 1 महीने का अभियान है, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर को वियतनाम के ताओ डैन पार्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल के बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार जो है दिया गया है। यूएन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया है? सेमी हाई स्पीड रेल सेवा का नाम क्या दिया है? नमो भारत। 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला जीना महशा अमीनी को यूरोपीय संघ के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शखाराव पुरस्कार से। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को बदलकर क्या नाम दिया गया है? आपार ID। किसको आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र। कहां भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी। भारत और किस देश के बीच झूल घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? नेपाल। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? फ्रांस। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है? अटारी बाघा बॉर्डर, अमृतसर, पंजाब। विश्व पर्यटन संगठन ने 54 उत्कृष्ट पर्यटन गांव 2023 की सूची में गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को शामिल किया है? धोरंडो गांव को। भारत और नेपाल देश के बीच क्या पूरी तरह चालू हो गया है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व ऑस्ट्रोपोरोसिस दिवस। यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रियन पैंट्रिलिया प्रतियोगिता 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय सेना ने जीता है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस जो है यह मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जोजीला वाटसन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अंजिला एंडरसन। तो राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जयंती पर मनाया जाता है। 2023 में भारत का 125 देशों में, यानी ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? A 101, B 104, C 107, D 111। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D 111। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ किस दक्षिणी अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये इक्वाडोर है। ओके, सी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रमणि पांडे के स्थान पर डैश के नए राजदूत बनाए गए हैं? डैश के। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीष त्रिपाठी, अर्दिम बागची, लोकेश धीमरी, आबिद खान। तो अर्दिम बागची जो है डैश के स्थान पर ये भारत के जो है नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो कौन होगा? अर्दिम बागची। अर्दिम बागची। इंडेक्स 2023 ये है ग्लोबल रिमोट। जस्ट ए मिनट, या थोड़ा सा क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक आ रहा है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसमें 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 61, 62, 64, 68। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। नाउ केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% कुल बढ़ाकर कितना कर दिया है? 38%, 42%, 44%, 46%। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 46% इसका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 46%। नाउ
किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ए सना मीर, चमारी अट्टापट, करण रोल्टन, एमी वाटकिंस। तो किसको दिया गया है? चमारी अट्टापट, जो कि आपकी कहाँ की है? यह श्रीलंका की है, श्रीलंका को है, इनको दिया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मोहम्मद रिजवान, राशिद खान, वारिन हसरंगा, शुभमन गिल। तो किसको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। मैंने अभी भी बताया है, शुभमन गिल को दिया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ के बने हैं? न्यूजीलैंड के बने हैं। चलिए, तो आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वो करवा दिए हैं, कुछ इश्यूज को हमने देख लिया है। कल की क्लास में क्या हुआ था, एक जो वन लाइनर फैक्ट्स है वहां पर मेरी जो है ऑडियो चली गई थी, तो मैंने उसे भी आज की क्लास में ऐड कर दिया है। ओके, आज मैं ऐड उसे भी कर दी थी। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।